स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआरसी, जीडीसी, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कहता है कि लुंजाइनस के अनुसार अलंकार का प्रयोग तभी उपयोगी है जब वह ए काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे, बी काव्य को उत्कर्षता प्रदान कर पाठक को भाव विभोर कर दे, सी काव्य पाठकों का मनोरंजन कर दे, डी काव्य पाठकों में कवित्व शक्ति उत्पन्न कर दे। तो आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य को उत्कर्षता प्रदान कर पाठक को भाव विभोर कर दे, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। सवाल दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति किस सिद्धांत के बहुत समीप है? ए अनुकरणवाद, बी दैवी प्रेरणावाद, सी उदात्तवाद और डी संरचनावाद। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, उदात्तवाद। तीसरी सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि बेनेडिक्ट क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से विख्यात है? ए विरेचनवाद, बी यथार्थवाद, सी उदात्तवाद और डी अभिव्यंजनावाद। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि क्रोचे ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो उसका नाम अभिव्यंजनावाद है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे हीगल ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? ये आपको बताना है। ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो चौथे सवाल का उत्तर बताना है कि हीगल ने कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। तो हीगल ने कुल 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। जो 3 प्रवृत्तियां हीगल ने बताई हैं वो ज्ञानात्मक हैं, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। इन्हें 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। 5 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक करेक्ट, क्रोचे ने हीगल का अंध अनुकरण किया, करता है नहीं होगा किया। बी कह रहे कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद काव्य या कला की उत्पत्ति का सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, यहाँ हो जाएगा करता है। सी कह रहे कि क्रोचे ने आत्मा की 3 प्रवृत्तियों ज्ञानात्मक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक का उल्लेख किया है। डी कह रहे कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद परंपराओं का विरोधी नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में सही है। तो 5वें का उत्तर आपको जो है वो क्या करना है वो बताना है। तो इसमें जो सही है वो विकल्प बी जो है उसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि क्रोचे ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? ये आपको बताना है। ए कह रहे 2, बी 3, सी 4 और डी कह रहे 5। तो क्या सही है वो आपको बताना है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 7 नंबर सवाल में कह रहे कि क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध किससे माना है? ए नीति शास्त्र, बी तर्कशास्त्र, सी अर्थशास्त्र और डी शिक्षा शास्त्र। तो 7वें का उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, तर्क शास्त्र। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा है कि क्रोचे ने ज्ञान का प्रथम सोपान किसे माना है? ये आपको बताना है। ए नैतिक क्रिया, बी आर्थिक क्रिया, सी अभिव्यंजना और डी तार्किक क्रिया। तो आपको बताना है कि किसको जो है उन्होंने प्रथम सोपान माना है। तो उन्होंने जो है वो अभिव्यंजना को माना है, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। उपयुक्त कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नामोर सिंह, सी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो आपका सही हो जाएगा।
10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि रिचर्ड्स की मान्यता है कि कविता का मूल्य, ए कह रहे हैं कि उन उसकी मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है, बी शब्द चयन की योग्यता पर निर्भर है, सी अलंकार योजना पर निर्भर है और डी व्यंजना शक्ति पर निर्भर है। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कह रहा है कि रिचर्ड्स के अनुसार काव्य की पाठक या श्रोता को प्रभावित करने की क्षमता निर्भर है, ए शब्द चयन, बी अलंकार योजना, सी तथ्यपरकता और डी संप्रेषणीयता। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प डी हो जाएगा, संप्रेषणीयता। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि रिचर्ड्स के मतानुसार संप्रेषण है, ए विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता, बी विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में विषमता, सी विभिन्न व्यक्तियों के विचारों में काव्य की उपयोगिता और डी विभिन्न व्यक्तियों की काव्य प्रतिभा। तो आपको ये बताना है कि रिचर्ड्स के मत के अनुसार संप्रेषण है क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर सही जो है वो आपका विकल्प ए हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि रिचर्ड्स ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया है, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, दो भागों में जो है उसको विभाजित किया है, तथ्यात्मक तथा रागात्मक। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शब्दार्थ संबंधों पर विचार करते हुए रिचर्ड्स ने अर्थ के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो सी हो जाएगा। कुल 4 प्रकारों का उल्लेख किया है, अभिधार्थ, भाव, ध्वनि और अभिप्राय। आते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र किसने कहा है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है रिचर्ड्स, बी अरस्तु, सी प्लेटो और डी सुकरात। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, रिचर्ड्स। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये आपको बताना है। ए रेनेसा, बी प्रोफेसर स्पिनगार्न, सी वर्ड्सवर्थ और डी मैथ्यू अर्नाल्ड। तो आपको बताना है कि नई समीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसका सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर स्पिनगार्ड ने किया, स्पिनगार्ग ने किया। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि नई समीक्षा का जनक किसे माना जाता है, ए लोंजाइनस, बी हेगल, सी सुकरात और डी आई ए रिचर्ड्स। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो अगर 17 नंबर प्रश्न के हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई ए रिचर्ड्स, अर्थात विकल्प डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है, ये कथन किसका है। ये कह रहा है कि एस ई स्पिनगार्न, बी सुकरात, सी क्रोचे और डी लोजाइनस। तो आपको 18वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही या सटीक उत्तर जो है वो क्या होगा। तो सही हो जाएगा एस सी स्पिनगार्न, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया, ए एलन टेट, बी रेंसा, सी ब्लैकमर और डी क्लेथ बुक्स। तो किसने जो है नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया है, सवाल नंबर 19 का उत्तर देना है। तो रेनेसा ने किया था, विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि रेनेसा के अनुसार शब्द विधान होता है, ए संरचनात्मक, बी विचारात्मक, सी बिंबात्मक और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो रेनेसा के अनुसार शब्द विधान जो है वो बिंबात्मक होता है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि रेनेसो के अनुसार कविता की रूप रचना में ए शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण होता है, बी कह रहे हैं कि कवि की कल्पना का प्राधान्य होता है, सी कह रहे हैं कि अलंकार योजना और भाषिक संरचना महत्वपूर्ण है और डी कह रहे हैं कि बहिरंग और अंतरंग संतुलन आवश्यक है।
तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसके अनुसार जो है रेनेसां के अनुसार शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण होता है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि एलन टेट के अनुसार बहिरंग संतुलन का अर्थ क्या है? ए व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाला, बी लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाला, सी अभिधेयार्थ को प्रकट करने वाला और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि टेट के अनुसार बहिरंग संतुलन का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है अभिधेयार्थ को प्रकट करने वाला, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि अतरंग संतुलन का अर्थ क्या है? ए अविधेयार्थ को प्रकट करने वाला, बी लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाला, सी व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाला और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए अंतरंग संतुलन का मतलब होता है लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाला, अर्थात विकल्प बी उसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कविता का अस्तित्व बहिरंग संतुलन और अंतरंग संतुलन के मध्य पूर्ण सामंजस्य के अर्थ को सामंजस्य के अर्थ में घटित होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए क्लिथ बुक्स, बी रेंसा, सी एलन टेट और डी ब्लैकमर ने। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलन टेट ने किया था, विकल्प सी सही होगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है, अथवा काव्य एक बीड़ा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। ये कथन किसका है? ए प्लेटो, बी रेंसा, सी एलन टेट और डी ब्लैकमर। तो आपको बताते हैं कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन प्लेटो का है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।